CME के साथ साथ DHME वेबिनार्स, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, क्विज कॉम्पिटिशन्स और भी बहुत सारे एकेडमिक एक्टिविटीज़ कंडक्ट करती रहती है। मेंबरशिप के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर विजिट कर सकते हैं। क्वेरीज़ के लिए आप हमें dhmadelhi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9711423617। अब मैं डिग्नेटरीज़ को डायस पे स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर दीपक शर्मा सर, एंड मैं डॉक्टर उसामा से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सर को एस्कॉर्ट करें स्टेज तक। तालियों के साथ सर का वेलकम किया जाए। सर की एनर्जी मैच हम नहीं कर सकते, बट हम तालियों से तो उनका स्वागत कर सकते हैं। अब मैं डॉक्टर SP वर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पेट्रन सर डॉक्टर VP सिंह सर को डायस पर वेलकम करें। प्लीज सर का भी एंथुजियास्टिकली स्वागत करें। इसी के साथ साथ मैं डॉक्टर ऋचा से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर दीपिका गुप्ता का स्वागत करें। Ladies and gentlemen, this is a privilege to introduce a stalwart in the field of homeopathy. We have with us Dr. Sangeeta Anand ma'am, who is a senior homeopathic practitioner with an illustrious career spanning over 4 decades, have begun her journey in 1984 in Nehru Homeopathic Medical College and Hospital. She is an active and dedicated member of IIHP since 1998, and she has contributed significantly to the organization, serving in key leadership roles including Joint Secretary, Finance Secretary, General Secretary, as well as she is the current Vice President of IIHP Delhi State Branch. Her excellence has been recognized with numerous prestigious awards, including Dr. Yudhvir Singh Award and Lifetime Achievement Award. With vast clinical experience and a deep commitment to patient-centered care, she continues to inspire generations of practitioners. Please welcome warmly Dr. Sangeeta Anand ma'am, and also a privilege to welcome Mr. R.K. Anand sir, who is an engineer by profession and husband of Dr. Sangeeta Anand ma'am. I request Dr. Usama and Dr. Richa to please escort sir and ma'am on stage. अब मैं सभी डिग्नेटरी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लैम्प लाइटिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़े।
आप कुछ करना चाहते हो कि आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग स्टेज वाले ही सर। अब इसी ब्राइटनेस के साथ हम आज का साइंटिफिक सेशन शुरू करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं आप सबको एक साइंटिफिक सेशन की तरफ इनवाइट करती हूँ। इसी अपॉर्चुनिटी का यूज़ करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी टू समवन हुज वर्क रिफ्लेक्ट्स इनटू डेडिकेशन एंड इनटू होलिस्टिक हीलिंग। Dr. Deepika Gupta ma'am is highly experienced homeopathic physician with over 12 years of clinical experience. उनके पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स के साथ वो सिर्फ सिम्टम रिलीफ ही नहीं प्रोवाइड करती और रूट कॉज ऑफ इलनेस को भी वो ट्रीट करती हैं। और उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, एक्यूट डिजीजेस, क्रॉनिक कंडीशंस, और उनकी कमिटमेंट पर्सनलाइज केयर की तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट अपने पेशेंट्स पर छोड़कर जाती है। मैम फाउंडर है प्रॉस्पेरा वेलनेस की। प्लीज़ ज्वाइन विथ मी टू वेलकम डॉक्टर दीपिका गुप्ता मैम। उनका जो आज का कीनोट सेशन है उसका टॉपिक है ADHD एंड ऑटिज्म अनलॉक्ड फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रांसफॉर्मेशन। मैम प्लीज टेक ओवर द टेक्स्ट। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको आज का टॉपिक पता है। So today's topic today we are going to understand ADHD and autism first and how we are going to cure ADHD and autism. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि होता क्या है ADHD और autism, आप क्लिनिक में डायग्नोज कैसे करेंगे। जब आपके पास कोई बच्चा आया या जब आपके पास पेरेंट्स लेकर आए कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या है इस बच्चे को, ये बात नहीं कर रहा है या ये आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है या ये मूवमेंट्स नहीं करता है, 6 महीने का अगर बच्चा है, तो अगर डॉक्टर को ही पता नहीं होगा कि ऑटिज्म क्या होता है
या फिर बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है जो पढ़ नहीं रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है, पेरेंट्स लेकर आएंगे आपके क्लिनिक पे। इन सब चीज़ों की कंप्लेन को अगर डॉक्टर को नहीं पता होगा तो आप डायग्नोस भी नहीं कर पाओगे और आप ट्रीट भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आज ऑटिज्म और ADHD के बारे में बताऊंगी एंड उसके बाद में उसको ट्रीट कैसे करें उसको समझाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सेशन के गोल्स क्या हैं कि हम ADHD और ऑटिज्म होता क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, डायग्नोसिस एंड अर्ली डायग्नोसिस इज अर्ली साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें 6 महीने में ही पता होना चाहिए कि बच्चा क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या क्यों मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। देन हाउ पेरेंट्स एंड वी एज अ प्रैक्टिशनर कैन सपोर्ट द चाइल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर को ही नहीं पता होगा कि हमें कैसे ट्रीट करना है या पेरेंट्स को क्या अब हो रही है। वो कॉपी करनी पड़ेगी तो ऐसे स्लो चलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। दोनों करनी पड़ेगी। अब हो जाए ना। ये दूसरी स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है। तो आप यहीं पे है ना, यू कैन चेंज द स्लाइड्स। सेशन गोल्स, नेक्स्ट स्लाइड, सेशन गोल्स। ठीक है, वाई ADHD एंड ऑटिज्म अवेयरनेस मैटर्स। इन बच्चों को हम लोग ऐसे देखते हैं जैसे इनके अंदर कोई पोटेंशियल ही नहीं है और पेरेंट्स इतने परेशान होते हैं कि उनको लगता है कि पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, कैसे हैंडल करें। वो हमेशा सिर्फ कंप्लेन करते हैं। सो ADHD ऑन ऑटिज्म अवेयरनेस इसलिए मैटर है ताकि हमें अगर नहीं पता होगा तो हम पेरेंट्स को नहीं बता पाएंगे कि आपको क्या करना है और कैसे हैंडल करना है बच्चे को। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि हमें लर्निंग पे इम्प्रूव करना है, हमें बच्चे के सोशल स्किल्स पे इम्प्रूव करना है और इमोशनल वेलबींग विच इज missing in autism. Most important thing is emotional well-being is missing in autism in a child which we have to make a parent understand कि कैसे करना है. So left half of the brain basically is working and right half of the brain is not working in autism. ये studies हैं कि उसका emotional thing is not
वर्किंग, दैट इज वाई बच्चा ऑटिस्टिक है और कनेक्ट नहीं कर पा रहा है. अब हमने डायग्नोज कर लिया बच्चे को ADHD है या ऑटिज्म है. हमें अब उसकी स्ट्रेंथ्स को प्रमोट करना है और उसके चैलेंजेस को कम करना है. पेरेंट्स को ये बताना है कि बार बार इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे नहीं बोलना है. रादर जो उसकी क्रिएटिविटी है, जैसे किसी चाइल्ड की क्रिएटिविटी डांसिंग में है तो उसको प्रमोट करो. किसी चाइल्ड की क्रिएटिविटी ड्राइंग में है तो उसको प्रमोट करो. So that is how we need to understand that we have to solve the problem instead of saying कि ये मत करो, and the innovative area, the creative area of the child we have to promote. We as doctors should know so that we can tell the parents कि उसको जिस चीज़ में interest है उसको उसमें promote करो, rather than saying कि तुम पढ़ाई करो या तुम यही करो दिन भर बैठ के जो तुम्हें स्कूल में कराया जा रहा है. डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऑफ ADHD इज़ कि 6 महीने से ज़्यादा अगर बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है सो हम ADHD उसे डायग्नोस करते हैं. बिहेवियर्स अनयूजुअल होते हैं, बिल्कुल बैठता नहीं है टिक के, एंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत सारी डिटेल्स मिस कर देता है. इस कंप्लेन को लेके पेरेंट्स आप लोगों के पास आएंगे और एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहता है. देन फिजिटी बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह टिक के नहीं बैठता है, बहुत ज़्यादा बात करता है, इंटरप्ट कर देता है, हम लोगों को बात नहीं करने देता है बीच में, और डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है बच्चे में. ये कंप्लेंट्स लेकर पेरेंट्स आएंगे तो आप उन्हें बोलेंगे कि आपके बच्चे को ADHD है. तो आप लोगों को पता होना चाहिए सबसे पहले कि क्या कंप्लेन है. ये कनेक्शन तोड़ रहा है हमारा, ये कनेक्शन ब्रेक हो रहा है. हाँ. Then next is understanding ADHD. ADHD or attention deficit hyperactivity disorder is a neurodevelopmental disorder that affects both children and adults. ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता है. ADHD बड़ों में भी होता है, adults में भी होता है, and it is characterized by signs such as difficulty in focusing. अगर कोई बड़ा इंसान भी आपके पास आ रहा है कि मुझे ऑफिस में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं प्रोजेक्ट वो नहीं कर पा रहा हूँ, कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर्सन को ADHD है, एंड देन यू हैव टू ट्रीट हिम अकॉर्डिंगली. की सिम्टम्स अक्रॉस एज ग्रुप इन चिल्ड्रन इज मेकिंग केयरलेस मिस्टेक्स. काम नहीं कर पाता है डॉक्टर साहब, ये अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं रहता है, एक काम छोड़ के दूसरा काम करने लगता है, देन पता नहीं कहाँ खो जाता है अपने ख्यालों में, भूल जाता है, कुछ भी मैंने कहा उसको भूल गया, देन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता है टास्क को, देन एक्सप्रेस डिसलाइक. मेरे को जो चाहिए मुझे सिर्फ उतना ही पता है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं मुझे वो बिल्कुल नहीं पता है. ये कॉमन कंप्लेंट हमें ADHD में मिलती है. Adults with ADHD have difficulty in their focus. They have trouble in organizing. ये आपको कॉर्पोरेट्स के लोग बहुत आएंगे आपके पास कि मैं ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता हूँ डॉक्यूमेंट्स को, मैं काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाता हूँ, बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, एक काम करने से फिर दूसरा काम करने लगता हूँ और वो प्रॉपर मैं असाइन टास्क नहीं दे पाता हूँ टाइम पे. कॉन्वर्सेशंस में भी मेरा अटेंशन लूज हो जाता है. देन टाइम मैनेजमेंट इज एन इशू विद ADHD. देन forgetfulness इज ऑलवेज देयर, एंड ओवरलुकिंग द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स. जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं नहीं कर पाता हूँ, बाकी अनइम्पॉर्टेंट टास्क कर लेता हूँ.
नेक्स्ट इज हाउ कैन पेरेंट्स सपोर्ट द चिल्ड्रन. अब हमें पता तो लग गया कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है या बड़े को क्या प्रॉब्लम है. अब हमें क्या करना है, हमें उसको स्ट्रक्चरिंग करना है. विजुअल सपोर्ट बना के दो. आप हमें पेरेंट्स को बताना है कि आपको ना एक टास्क बनाना है बच्चे को कि इतने से इतने बजे तक तुम्हें ये करना है, इतने से इतने बजे तक तुम्हें ये करना है. सो यू हैव टू गिव हिम अ फॉर्मेटिंग देनी है उसको. And parents should be guided so that they can implement it with the kids. And distraction free zone में रखना है उसको पढ़ाई के लिए. ऐसा नहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, म्यूजिक चल रहा है, वहाँ पे बिठा दिया तो ADHD का बच्चा कभी भी एक्सेल नहीं कर पाएगा. Even the adult will not be able to work in that kind of environment where there is a lot of distraction. Then emotional and social support is very important for the ADHD and autism kids. हम लोग उसे हमेशा, हम लोग तो नहीं है, पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लगता है कि डॉक्टर ही हैज़ बिकम हमारे लिए ना सरदर्दी बन गया है बच्चा, हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है. तो हमें पेरेंट्स को बताना है कि उसको डांटने के बजाय उसके साथ में आराम से बिहेव करना है, उसको रेजिलियंस देना है. अच्छा, स्लाइड्स नहीं चेंज हो रहे. ओके, अच्छा ठीक है. तो हमें उसको बताना है कि आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को गाइड किया है कि आप इसको स्पोर्ट्स में डाल दो, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वो घर में भागता रहता है, चीज़ें तोड़ता रहता है, डोर नॉक करता रहता है, कभी ग्लास तोड़ देता है. तो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा बोला कि उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करा दो, और बहुत सारे बच्चे उससे बहुत बेटर हो गए क्योंकि उनकी एनर्जी चैनलाइज हो गई. उनको पता ही नहीं था पेरेंट्स को. आपको एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए कि किसका इंटरेस्ट किस में है. अगर आपके बच्चे का, आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर पेरेंट्स को बताओगे कि अगर ये डांसिंग में अच्छी है तो इसको डांस ज्वाइन कराओ, अगर ये बैडमिंटन में अच्छा है तो उसको वो ज्वाइन कराओ, अगर क्रिकेट में अच्छा है तो सो दैट ही कैन चैनलाइज हिज एनर्जी एंड द पेरेंट्स विल बी बेटर. बच्चा भी बेटर हो जाएगा क्योंकि उसकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है. आ गया. ये सब किसी चीज़ द्वारा हो रहा था जो अभी तक हो रहा था. तो हमारी लाइफ में एक छोटी सी चीज़ जो है बड़ी मायने रखती है. ठीक है, यहाँ तक हम लोग ने ADHD को समझा और कैसे चैनलाइज करे एनर्जी को, ये समझा. नेक्स्ट इज ऑटिज्म. व्हाट इज ऑटिज्म? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर is a neurodevelopmental disorder characterized by persistent deficits in social communication. अपनी ही दुनिया में रहता है, सोशली कम्युनिकेट नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, रेपिटेटिव चीज़ें करता है, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी चीज़ में, किसी से भी अटैच नहीं हो पाता है, कोई फ्रेंड नहीं है. इट इज़
स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑफ वाइड, हम सिर्फ इतने ही सिम्टम्स पे नहीं रह सकते कि एएसडी के सिर्फ इतने ही सिम्टम्स है. मैंने बहुत सारे सिम्टम्स डिफरेंट देखे हैं एएसडी के बच्चों में. सो देर इज नो स्पेसिफिक सिम्टम्स, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा गया है, क्योंकि किसी बच्चे में कुछ स्पेक्ट्रम होगा, किसी बच्चे में कुछ सिम्टम्स होंगे, किसी बच्चे में कुछ सिम्टम्स होंगे. दैट इज वाई द चाइल्ड हैज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और वो हर एक के अलग होंगे. देर इज नो कॉमन सिम्टम. हाँ, कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि आई कांटेक्ट नहीं होगा, टो टिपिंग एंड नॉट कम्युनिकेटिंग विद दी अदर्स, नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करना, ये सब मैंने बहुत कॉमनली देखा है अपनी प्रैक्टिस में. Then what are the early warning signs parents should not ignore? You as a doctor should know so that you can guide the parents. The early signs of autism जो कि 2-3 साल तक हमें मिलते हैं, लॉस ऑफ आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, देन नाम से रिस्पॉन्ड नहीं करता है, देयर इज डिफिकल्टी, जब मैं नाम बुलाती हूँ तो रिस्पॉन्ड ही नहीं आता है, एंगेज नहीं करता है दूसरों के साथ में, सिर्फ अपने जोन में ही खेलता रहता है, और स्टैकिंग करता रहता है, एक ही चीज को लगाएगा फिर ऊपर लगाएगा फिर ऊपर करेगा. डॉक्टर साहब ये सारा दिन ना यही करता रहता है, या कार से खेल रहा है तो कार से ही खेलता रहेगा, सेम ही चीज, रेपिटेटिव चीज करता रहेगा. ये सब कॉमन सिम्टम्स आपको मिलेंगे ऑटिज्म के बच्चे में. द साइंस होंगे देर इज लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट, देर इज नो आई कॉन्टैक्ट, does not respond to the name, then delayed speech नहीं आती है 12 महीने तक भी, 12 months तक, then restricted and repetitive behavior, सिर्फ अपने में ही रहेगा, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, and repeated चीजें करेगा. डेवलपमेंटल रेड फ्लैग्स, जिससे आपको पता चलेगा कि 6 महीने तक स्माइल ही नहीं कर रहा, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है बच्चे के फेस पे. देन 9 months तक देर इज बैक एंड फोर्थ साउंड से रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है. ये कंप्लेन्स लेकर आएंगे आपके पास पेरेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है. तो अगर वो स्माइल नहीं कर रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आपको एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए कि अच्छा इसे ASD है और आप इसको ले आओ ट्रीटमेंट के लिए. देन देर इज नो बैबलिंग, बोलता नहीं है, अभी तक भी कोई आवाज नहीं आया है. देन देर इज नो सिंगल वर्ड बाय दी 16 months. ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज है कि 9 months तक ये कोई साउंड नहीं निकाल रहा है, 12 महीने तक कोई बैबलिंग नहीं हो रही है, 16 महीने तक उसने कोई सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है, 24 महीने तक उसने कोई फ्रेज नहीं बनाया. यू आर गोइंग टू डायग्नोज उसको ASD है और आप ले आओ क्लिनिक में. बिकॉज पीपल विद ASD हैव हार्ड टाइम इन इंटरैक्टिंग, सो उनका आगे क्या प्रॉब्लम्स होती है, उनको स्कूल में लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, उनको जॉब नहीं मिलती है, उनको अपनी लाइफ में हमेशा एक केयर गिवर की ज़रूरत होती है, एंड दे आर आइसोलेटेड सोशली. देन देर इज़ अ स्ट्रेस विद इन द फैमिली, जो आप लोग एज अ डॉक्टर पूरी फैमिली का रिजॉल्व करोगे. नॉट ओनली अ चाइल्ड बट एंटायर फैमिली यू आर गोइंग टू रिजॉल्व. एंड दे आर बीइंग बुलीड. ये बहुत कॉमन कंप्लेंट है कि इन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बुली करते हैं लोग. मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स यू कैन सी अ ब्रिलियंट यंग माइंड एंड द टेम्पल गार्जियन. इसमें कैसे इन लोगों ने गेट ओवर किया अपने ऑटिज्म को एंड कैसे एक्सेल किया अपनी फील्ड्स में, ये मैंने आपको बता दिया कि डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ADHD है, ऑटिज्म है या बोथ है. हम बोथ को कहते हैं AUHD, दैट इज ऑटिज्म एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कंबाइंड AUHD होता है. ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब इसे ऑटिज्म है या ADHD है, हमें तो समझ ही नहीं आता. तो आजकल ये भी बहुत कॉमनली मिलता है कि बच्चों में ऑटिज्म भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है. यू आर गोइंग टू टेल द पेरेंट्स कि बच्चे को AUHD है, तो ऑटिज्म भी है और हाइपर एक्टिविटी भी है. एंड द साइंस आर परसिस्टेंट इनअटेंशन, हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी विदाउट सिग्निफिकेंट सोशल कम्युनिकेशन, मतलब वो कम्युनिकेट भी नहीं कर रहा और हाइपर एक्टिव भी है, ऐसा भी मिलेगा बहुत सारे बच्चों में.
देन रिस्ट्रिक्टेड और रेपिटेटिव बिहेवियर है, और बोथ द सेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब ऑटिज्म के भी और हाइपर एक्टिविटी के भी दोनों के सिम्टम्स मिलेंगे. तो एज अ डॉक्टर यू शुड नो इट. हाउ डज ट्रीटमेंट डिफर, ये हमें पता ही है कि हमें बताना है. हम लोग सेडेटिव नहीं देते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट इंडिविजुअलाइज करते हैं. हर एक बच्चे का डिफरेंट ट्रीटमेंट है. इट इज़ नॉट स्पेसिफिक दैट वी आर गिविंग सेम मेडिसिन टू एवरी चाइल्ड, and it is based on the totality of the symptoms and mother's intrauterine history. You as a doctor have to tell the parents how are we going to treat. And parents ये भी पूछते हैं कि अगर मेरे बच्चे को दोनों है तो आप कैसे ट्रीट करोगे, अगर उसे ऑटिज्म भी है और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी है तो आप कैसे ट्रीट करोगे. तो हमारा ट्रीटमेंट वही रहेगा कि हम इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री लेंगे और हम बच्चे के सिम्टम्स लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू ट्रीट द चाइल्ड. नाउ लेट अस फोकस ऑन, किसी को अभी तक में कोई डाउट है? देन वी कैन मूव ऑन टू द केसेस. If you have any doubt, any question, you can ask. बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं, बहुत सारे. इवन कितने बच्चे मैंने देखे जो पोल से करंट लगा लेते हैं, जो उनके घर कोई आया उसको मारते हैं, पेरेंट्स को मारते हैं. बहुत सारे बच्चे ADHD के मेजरली आर डिस्ट्रक्टिव. Any other question anyone want to ask? Differentiate with autism and ADHD. Pardon? दोबारा से differentiate कर. Differentiate. ADHD में हाइपर एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगी. इट मे लीड टू डिस्ट्रक्टिवनेस ऑल्सो, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है. एंड ऑटिज्म में बच्चा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, वो अपनी दुनिया में है, उसको अपने नाम का पता ही नहीं चल रहा, उसका कोई नाम बुला रहा है, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है. देयर इज नो आई कॉन्टैक्ट. देन ही इज इनटू हिज ओन जोन, डूइंग हिज ओन वर्क ऑन हिज ओन. सो दिस इज द डिफरेंस. वन इज हाइपर एक्टिव एंड वन इज इनटू हिज ओन जोन. ऑटिज्म के बच्चे डिस्ट्रक्टिव मैंने नहीं देखे हैं अपनी प्रैक्टिस में, बहुत बहुत कम होते हैं डिस्ट्रक्टिव. दूसरी पीपीटी. एनी अदर क्वेश्चन इफ एनीवन वांट टू आस्क? मैडम आपने न्यूट्रिन के बारे में बोला. पार्डन? न्यूट्रिन के बारे में बोला था ना आपने. माइक दे सकते हैं हम? अपने यूट्रिन के बारे में बोला था ना. हाँ, मैं केसेस में समझाऊंगी अभी कैसे इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट. कुछ अभी समझाओगे? ओके. सारा एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी Okay. केसेस के थ्रू. ही वाज आस्किंग समथिंग. हाँ, मेंटल रिटार्डनेस से इसका कोई रिलेशन है क्या ऑटिज्म का? नहीं, ऑटिज्म के बच्चे मेंटली रिटार्डेड नहीं होते हैं. नॉट एट ऑल. दे आर नॉट मेंटली रिटार्डेड. दे हैव देयर ओन जोन. उनका क्रिएटिविटी जोन कोई और होता है, पढ़ाई नहीं होता है उनका क्रिएटिविटी जोन. उनका क्रिएटिविटी जोन कुछ और है, विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. Academically poor because they are into their own zone. अच्छा, okay. इसमें है. ठीक है, ऐसे. कैनवा चलेगा? कैनवा I'm not sure.
वर्ड चलेगा? ओके, ऑलराइट. I'll try. यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा. हाँ? फिर ये जो स्क्रीन है ये पूरी डिस्प्ले में जैसे ही चल रहा है ये होती है you can ask a lot of questions. Come up with the questions. आप लोगों ने केसेस क्लिनिक में देखे होंगे जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि अच्छा क्या है या क्या हो रहा है बच्चे को, पेरेंट्स को क्या बोलना है. सो यू कैन आस्क नाउ. देखा गया कई बार वो क्लिनिक में उधर कर देता है. बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं. उसको डांटे क्या करें, वो तो चेयर से इधर स्टूल इधर उधर. तो मैं अटेंडेंट के साथ उसे बोल देती हूँ कि आप इसे अटेंडेंट के साथ ले जाओ. नहीं वो तो सही है लेकिन वो वहाँ कितना काम तो तोड़फोड़ करता है. नहीं, अटेंडेंट के साथ आप एक जोन में भेज सकते हो उसे. यू शुड हैव अ जोन फॉर दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन. नहीं, अटेंडेंट हमेशा जरूरी होता है. ADHD के बच्चों के लिए अटेंडेंट के साथ, कोई भी एक पेरेंट के साथ आप उसे भेज दो कि आप अच्छा बच्चे को मैंने ऑब्जर्व कर लिया, अब आप लेके चले जाओ. यू हैव टू सेव योर क्लिनिक एज वेल ना. जैसे बच्चा मैडम स्कूल में टिकता नहीं है, वो शरारतें करता है और वो पढ़ता अच्छी तरह है नहीं, तो टीचर उसको अलग बिठा देता है. उनके लिए दूसरे स्कूल्स होते हैं. टीचर उसको बोला अलग बिठा देता है तो शरारत करता है. तो आपको पता होना चाहिए कि एज अ डॉक्टर कि आप उसे नॉर्मल स्कूल में नहीं भेज सकते. आपको पेरेंट्स को बताना है. सर मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो शायद केसेस में प्रेजेंट हो जाएंगी, तो पहले केसेस सुन लेते हैं क्योंकि केसेस में ये सारे मैनेजमेंट का पार्ट आ ही जाता है. डाउट्स अच्छे हैं. नहीं अच्छे हैं लेकिन पहले आप अच्छा, अपना ठीक है. फिर क्वेश्चन आंसर एक साथ करेंगे ना सर. Okay, now how to treat autism and ADHD cases, that is very important, very important. केसेस से मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है और कैसे ट्रीट करना है. ऑटिज्म का केस 5 साल के बच्चे में मेल चाइल्ड था, वेयर बाय उसकी कंप्लेंट्स थी कि डिलेड माइलस्टोन्स हैं, एब्सेंस ऑफ स्पीच, persistent crying throughout the day, frequent complaints of abdominal pains. ये सारी complaints थी कि speech नहीं है, milestones delayed है, बोलता नहीं है, सारा दिन रोता रहता है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करे बच्चे के साथ में. The child remains generally silent and disconnected from the surroundings. अपनी दुनिया में रहता है ये डॉक्टर साहब और बिल्कुल मिनिमल इंटरेक्शन है. इवन खाना भी ना ऐसे देना पड़ता है, इसको मांगता ही नहीं है खाना. देन टोज पे वॉक करता है, ये बहुत कॉमन मिलेगा. टिप टोइंग बहुत कॉमन मिलेगा ऑटिज्म के बच्चों में. देन अपने सलाइवा से खेलता रहता है, हैंडल करता है अपने जेनाइटल्स को. फिजिकल अफेक्शंस बिल्कुल नहीं है. मदर का तो पता ही नहीं है, फादर का भी पता नहीं है, कोई घर में आ रहा है पता नहीं है, जा रहा है पता नहीं है, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में रहता है, कोई दोस्त नहीं है. देन बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ जब भी आती है रोड से, किसी भी व्हीकल की या कुकर की सीटी की बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ आती है, तब ये डर जाता है. देन ही यूज टू प्रेफर आइसोलेशन, हमेशा अपने रूम में रहता था और फुल मून में एग्रेवेशन होता था. ये सिम्टम्स मुझे बताए थे पेरेंट्स ने. यू एज अ डॉक्टर हैव टू ऑब्जर्व ऑल्सो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे में. पेरेंट्स सिर्फ उतना ही बता पाएंगे जितना उन्होंने ऑब्जर्व किया है, बट आप लोगों को जैसे क्यूपरम के बच्चे में
मैंने केस में मेरे क्लिनिक में लाए थे, तो वो बच्चा लेट गया था बिकॉज उसको खांसी आ रही थी, उसको इतना डर लग रहा था। मैंने देखा उसकी मदर ने ना उसको पानी दिया और वो इतनी ज़्यादा स्केर्ड थी कि मैं अगर खांसूंगी तो कहीं मेरी सांस ही ना आए। तो जब वो वेटिंग एरिया से मेरे पास लाए ना, मैंने कहा आपने उसे ठंडा पानी दिया था या गर्म पानी दिया था? कहती डॉक्टर साहब मैंने ना उसे गर्म पानी से तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैंने उसको ठंडे पानी का सिप दिया था, हमेशा अस्थमा में ऐसा होता है। तो मैंने उसको क्यूप्रम दिया था। तो यू एज अ डॉक्टर डू नॉट हैव टू रिलाई ओनली व्हाट द पेरेंट्स आर सेइंग, आपको पूछना भी है और आपको ऑब्जर्व भी करना है। मैं वेटिंग में देख रही थी कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसके साथ में क्या दे रहे हैं, कैसे रिलीफ आ रहा है। मीनवाइल आई वाज सीइंग द पेशेंट्स, आई वाज ऑब्जर्विंग द आउटसाइड चेम्बर ऑल्सो कि वेटिंग में कौन कैसे रिलीफ आ रहा है। अगर अस्थमा का पेशेंट लेट गया है तो उसको किस पोस्चर में रिलीफ आ रहा है, पेरेंट नहीं बताती। लेकिन क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था वेटिंग में कि आपने उसको क्या दिया था कि जिससे उसको रिलीफ आया, देन आई कुड रीच आउट टू द कंक्लूजन कि अच्छा उसको ठंडे पानी से रिलीफ आया तो क्यूप्रम से उसका अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। दिस इज अ काइंड ऑफ, क्योंकि डरी हुई थी बहुत ज्यादा, एक भी पैरोक्सिज्म ना आ जाए, मेरी सांस आएगी या नहीं, इतना ज्यादा डर था उसको, एंड ठंडा पानी से रिलीफ था। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व, यू आर गोइंग टू रेपर्टराइज एंड देन यू आर गोइंग टू प्रेस्क्राइब। ये सारे सिम्टम्स मुझे पेरेंट्स ने बताए थे कि हिस्ट्री है एपिलेप्टिक सीजर्स की। देन डेवलपमेंटल डिले स्पीच में था, मोटर माइलस्टोन्स मतलब उसकी कोई भी एक्टिविटी ठीक नहीं थी। देन फैमिली डायनामिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटिज्म एंड ADHD केसेस। यहाँ से क्रैक होंगे केसेस। आपके घर में कितने लोग हैं, आप लोग का बिहेवियर एक दूसरे के साथ कैसा है, अच्छा प्रेगनेंसी से पहले एनवायरनमेंट कैसा था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So mother was employed in a demanding bank job during pregnancy and post work she was solely responsible. वो कहती मैं बैंक से ना काम करके आती हूँ, फिर मुझे घर का काम भी सारा करना पड़ता है, there is nobody who is helping me. Then emotional stress during pregnancy due to lack of appreciation and affection from the family despite the efforts. डॉक्टर साहब मैं सारा काम करती हूँ, मैं बैंक से भी काम करके आती हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ, फिर भी ना कोई इमोशनली भी सपोर्ट नहीं करता। मुझे मत दो पैसे, मत दो मुझे काम में हेल्प मत करवाओ, लेकिन इमोशनल सपोर्ट तो दे दो। सो दैट ऑल्सो आई एम नॉट गेटिंग। इतनी डिटेल में आपको बात करनी है पेशेंट से। सो इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू लैक ऑफ एप्रिसिएशन एंड अफेक्शन फ्रॉम द फैमिली डिस्पाइट द एफर्ट्स. She used to feel emotionally neglected and unsupported during this phase, intrauterine phase. During pregnancy, she used to feel unsupported and neglected. Then mother of the child carries a deep emotional burden during her pregnancy, which appears to have profoundly influenced the child. अब हमें पता होना चाहिए कि मदर का स्टेट क्या था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसकी वजह से बच्चा ऑटिस्टिक हो गया। बच्चा कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब मदर कनेक्टेड नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज द क्रक्स। क्यों बच्चा ऑटिस्टिक हुआ? क्योंकि मदर कंफ्यूज थी, मदर कनेक्टेड नहीं थी। मेरी एक यूके की पेशेंट थी, वो कहती मुझे वहां तो ले गई है बाहर, लेकिन मेरे पास बात करने के लिए भी कोई नहीं था। मैं पूरा दिन बस घर का काम करती थी और ऐसे सोचती थी पता नहीं ये कब आएंगे। So that isolation basically led to the development of the autism in the child. This you have to understand. बच्चे में जो symptoms है, अगर बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो मदर was not able to balance during her pregnancy घर के काम को और ऑफिस के काम को। इस तरीके से आप लोगों को सोचना पड़ेगा, तब आप लोग केस ठीक कर पाओगे ऑटिज्म के और ADHD के, कि मदर का क्या स्टेट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बच्चे में ऐसा स्टेट आया है। शी वॉज नॉट गेटिंग इमोशनल रिक्वायरमेंट्स एंड शी वॉज profoundly influenced that affected the child's early development. From childhood
उसका इतना खराब चाइल्डहुड था कि उसको किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं किया था. कहती डॉक्टर साहब बीइंग अ गर्ल चाइल्ड ना, मुझे ना तो मेरी मदर ने सपोर्ट किया कभी, ना मेरे फादर ने सपोर्ट किया, और मैं डार्कर कॉम्प्लेक्शन की थी तो मेरी बहन को हमेशा अटेंशन मिलता था और मेरे को हमेशा ना इनसेंसिटिव रिमार्क्स मिलते थे कि तू तो डार्क है, पता नहीं क्या करेगी लाइफ में, तेरे को लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा, दीज काइंड ऑफ रिमार्क्स. और शादी के बाद especially from her mother who repeatedly told her that appearance would make it very difficult to find a suitable match. This left a lasting wound on her self-esteem. पहले से ही affected थी. ये भी आपको पता चलेगा कि पहले से अफेक्ट होकर आ रही है अपने घर से, जो वो ऐसी स्टेट में आ गई है. सो दिस इज द कंडीशन विच यू आर गोइंग टू गेट कि आपके मेटर्नल हाउस से ही आप इतना इमोशनल हर्ट लेकर आए हो और आपको यहाँ पर भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यही मिला. हर लॉन्गिंग वॉज सिंपल येट प्रोफाउंड. मेरे को लव मिल जाए डॉक्टर साहब, मेरे को अप्रिसिएशन मिल जाए, मेरे को बस यही चाहिए था इस घर में. लेकिन आफ्टर मैरिज वो भी नहीं मिला, क्योंकि जब मैं हस्बैंड को बताती थी कि ये लोग ऐसे करते हैं तो वो कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं करते थे, रादर मेरे को कहते थे कि तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा. सो emotional needs remained unmet after the marriage also. Whenever she tried to express the pain or seek understanding, her husband would dismiss her with the cold indifference, and it used to bother her, but she does not used to say it. यहाँ से मुझे पता चला कि अच्छा बच्चा ऑटिस्टिक क्यों हुआ, क्योंकि मदर ने बोलना छोड़ दिया. मेरी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई तो बच्चे में भी ऑटिज्म आ गया. हमेशा मिलेगा, ऑलवेज यू विल फाइंड. सो दैट पुश्ड हर रिपीटेड जो डिसमिसल्स थे कि मैं नहीं करूंगा, अपने आप करो, काम भी करो घर का और जॉब का भी करो, घर चले जाओ अपने. दीज काइंड ऑफ एटीट्यूड पुश्ड हर टू द despair. And despite balancing a demanding banking job with a full household responsibility, she was feeling neglected, and the absence of this left her feeling unseen and unloved. Her emotional state deteriorated to the extent that she withdrew completely, spending entire days crying. वो कहती मैंने बात करना छोड़ दिया था, मैं जॉब से आती थी, मैं रोती रहती थी, मैं अपने रिग्रेट में चली जाती थी, बहुत ही हेल्पलेस फील होता था क्योंकि अब वापस भी नहीं जा सकती अपनी मदर के घर पे, वहाँ से ऑलरेडी मुझे इमोशनल हर्ट मिल रहा था. सो शी ऑफन क्वेश्चन्ड हर डिसीजंस टू मैरी एंड पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वॉज देयर थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, एंड शी वॉज अनेबल टू रिटर्न टू हर मेटर्नल होम. That led to the autism in her child during pregnancy. पता नहीं बच्चा करना भी है या नहीं, मैं तो चुप हो गई during pregnancy. So she overcame with the despair and she even contemplated ending her life. मुझे डॉक्टर साहब ऐसा लगा कि मैं ना अब ख़त्म ही कर देती हूँ अपनी लाइफ को. So the awareness of her pregnancy stopped her. मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे जीना पड़ेगा, ये थॉट प्रोसेस था. एंड इंस्टेड शी टर्न्ड इनवर्ड्स एंड बिकेम प्रोफाउंडली साइलेंट. नाउ यू सी द साइलेंस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, born out of emotional neglect and sorrow and unmet needs, seem to have echoed to the life of the child. हमें ये हमेशा मिलेगा. बच्चा जो भी कर रहा है वो प्रेगनेंसी के समय मदर का बिहेवियर ऑलवेज आएगा. Now the rubrics selected were ailments from neglected being, mother by ones, वहाँ से शुरू करेंगे. Then ailments from love disappointed, ailments from grief. Forsaken का मतलब is मेरे को किसी ने ध्यान नहीं दिया और मेरे को बिल्कुल छोड़ दिया. So delusion, forsaken. Then delusion, loved by parents she is not.
and delusion appreciated he or she is not. The medicines are platina, carcinosin, sepia, natramur and aurum. Why platina was not given? Ma'am, I have a question. Here, none of the rubrics is for the child, it's only the mother's. पहली लेयर हमारी मदर की इंट्रायूट्राइन से निकलेगी. First prescription is primarily purely mother's. नेक्स्ट लेयर विल बी चाइल्ड सिम्टम्स. ये हमें समझ आएगा क्योर करते करते. ये मैंने भी सीखा है क्योर करते करते कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. एनीबडी व्हाई प्लैटिना वाज नॉट गिवन? हमारी पहली मेडिसिन प्लैटिना आ रही है, पर प्लैटिना जैसा एटीट्यूड ही नहीं है. वो तो अपने कमरे में बंद हो गई, इसीलिए प्लैटिना नहीं दिया. कार्सिनोसिन होती तो चुप करके काम करती रहती और इतना बिलीव ही नहीं करती कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है. She would have worked and not gone into the depressive state which this mother had gone. Then sepia is indifferent. मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तो अपना काम करती रहती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ नेक्स्ट डे ऑफिस. सो दैट इज वाई मैंने इनको रूल आउट किया तीनों मेडिसिन को. एंड नैट्रम्यूर और ऑरम का कॉम्बिनेशन मिल रही थी. नैट्रम्यूर इसलिए क्योंकि पहले से ही हर्ट होती हुई आ रही थी और ऑरम इसलिए अपने को खत्म करने की बात कर रही थी. So both of them, the combination of AMN, the aurum and the natramur. That is why AMN in 1 ml dose was prescribed and the child had a very good result in the first prescription only. सबसे पहले क्या हुआ? एक्सप्रेशन आया. सबसे पहले आपको मिलेगा, जो मैंने प्रैक्टिस में देखा है, कि बच्चे का एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाता है, फिर बैबलिंग शुरू होती है, जो मैंने केसेस में देखा है ऑटिज्म के. डिफरेंशियल मैंने आपको बता दिया. प्लैटिना इसलिए नहीं दिया था क्योंकि हॉटी नहीं थी. कार्सिनोसिन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि सिंपैथेटिक होती, काम करती रहती. और सीपीआ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि शी वुड हैव बीन करियर ओरिएंटेड और उसको फर्क नहीं पड़ता होता इन सब चीजों से. मैं केसेस ही बोलूं या क्वेश्चंस लेती रहूं साथ साथ? एनीबडी हैज टू आस्क एनी क्वेश्चन? Reporterization में तो सिर्फ natramur आ रहा है ना, और AMN will not come. नैट्रम्यूर एंड ऑरम दोनों आ रहे हैं. This medicine particularly will not come. It's doctor का अपना presence of mind. हाँ, yes. You should have an understanding of aurum also. You should have understanding of natramur also. Then only you will be able to prescribe AMN. AMN is a syphilitic remedy. Abandoned वाली feeling है उसको, है ना. तो ये वाला अंडरस्टैंडिंग आपकी अपनी होनी चाहिए और पता होना चाहिए आपको. Ma'am, why did you start from 1M directly and not 30 or 2? क्योंकि हमेशा माइंड के केसेस में हाई पोटेंसी दी जाती है. दोनों का गैप मिलना होगा, ऑरम और नैट्रम्यूर का दोनों का गैप. नहीं, इट इज AMN. ऑरम म्यूर नैट्रोनेटम. नैट्रम्यूर और ऑरम आपने बोला ना दो. ये मेडिसिन है AMN. ठीक है, वो आप इकट्ठी देंगे या अलग अलग देंगे? सो हम AMN देंगे which is a combination of both the medicines which is available in the pharmacy. कॉम्बिनेशन. हाँ. Any other question? हम जैसे फुल मून एग्रीवेशन था, तो ऐसे केसेस में प्रिस्क्रिप्शन के टाइम हमें मून टाइमिंग और वो सब भी देखना. हमेशा एग्रवेशन मिलेगा, हमेशा इन बच्चों में एग्रवेशन मिलेगा. ADHD और ऑटिज्म के बच्चों में आपको पेरेंट्स ना परेशान कर देंगे फोन कर करके कि इस टाइम पे ये पता नहीं क्या करने लग गया है, चीज़ें तोड़ने लग गया है, या इस टाइम पे ये बिल्कुल ही डिप्रेस हो गया है. हमेशा फ़ोन आएगा. आपको पता होना चाहिए फुल मून है. तो मैम हमारी डोज हम जिस विजिट
वाले दिन ही देंगे ना, और वी हैव टू वॉच। फुल मून पे हम रिपीट करते हैं, दैट्स व्हाई। फुल मून पे डोज रिपीट करी जाती है क्योंकि हमेशा एग्रेवेशन मैंने देखा है। इस फुल मून में अग्रावेशन ज़्यादा होता है। कहाँ है वो? You were asking something. फुल मून में अग्रावेशन ज़्यादा होता है। That depends. तो बहुत सारों को तो फुल मून में वो तो कंफर्टेबल होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। मैंने प्रैक्टिस में ऐसा नहीं देखा। बहुत सारे फुल में काफी मैं कंफर्टेबल होता हूँ फुल में। नहीं आप, मैं ADHD और स्पेसिफिकली ADHD और ऑटिज्म की बात कर रही हूँ, मैं और किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। हेलो मैम। मैम जैसे हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, और वो स्कूल में भी क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी हाइपर एक्टिव होते हैं तो वो भी चीज़ें सीख लेते हैं। फिर वो घर पे ऐसे लड़ाई करते हैं या चीज़ें फेंकते हैं, फिर हम उन्हें एज अ पेरेंट, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो डांटते हैं, फिर उनको डांटते हैं ये करो वो करो ऐसे बोलते हैं, फिर वो उनका बिहेवियर सब्टल हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि दिस बिहेवियर इन लॉन्ग रन कैन चेंज अ हाइपर मोर एक्टिव फॉर्म, कि अभी तो हमने लाइक ये बच्चे सिफिलिटिक हो जाते हैं, इनका आपने साइकोसिस सप्रेस कर दिया। साइकोसिस इज व्हाट? हाइपर और डेफिसिट। सोरिक तो है नहीं, अगर ज़्यादा एक्टिव है तो सोरिक नहीं है, साइकोसिस में आ गया है। साइकोसिस में 2 स्टेजेस होती है, या तो ज़्यादा या कम। ठीक है, साइकोसिस को अगर आप बार बार सप्रेस करोगे तो सिफिलिटिक में चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब क्राइम करके आ गया। यू आर गेटिंग? ओके ओके मैम। आपको एज अ डॉक्टर बताना है पेरेंट को कि आपको उसको डांटना नहीं है, मैं दवाई दे रही हूँ जिससे वो ठीक हो जाएगा। आप उसका साइकोसिस खराब करके सिफिलिटिक पे नहीं ले जाओगे, आप उसका साइकोसिस ठीक करके सोरा पे लाओगे। दिस इज द रोल ऑफ मेडिसिन, कि उसको सिफिलिस से बचा के सोरा पे लाना है। गॉट इट? ओके मैम। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। सर मैडम, मैंने पूछा था कि स्कूल में जब बच्चे शरारत करते हैं ज़्यादा तो वो पढ़ता भी ठीक नहीं है और बच्चों को भी तंग करता है, तो उसको मैडम जो है अलग बैठा देती है स्कूल में कोने में, भाई तो अलग बैठ, तो बहुत ही डिस्टर्ब करता है। इसमें क्या क्या होगा? इन बच्चों के लिए अलग स्कूल्स होते हैं। अलग नहीं, स्कूल तो वही है जो है, अलग उसका स्कूल नहीं है। अब जो है डेली तो उसको पब्लिश। स्पोर्ट्स ज्वाइन कराना पड़ेगा। हाँ जी, उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन करानी पड़ेगी जिसमें उसकी एनर्जी चैनलाइज होगी। ओके, नहीं तो वो करा दिया है, क्रिकेट में वो जा तो रहा धीरे है। धीरे बच्चा ठीक होगा, और मेडिसिन देनी पड़ेगी उसको ऑब्जर्व करके कि वो क्या कर रहा है, क्या वो चीजें तोड़ रहा है, तो यहाँ पे रूब्रिक है डिस्ट्रक्टिव, क्या तोड़ रहा है वो भी रूब्रिक है। नहीं तोड़ता कुछ नहीं। जो भी उसके सिम्टम्स हैं उसको लेके आपको रेपर्टराइज करके उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। ओके ओके, ठीक। ठीक है, ताकि वो स्कूल में एक बार स्कूल में उसने गाली भी निकाल दी थी अच्छे तो स्कूल में। एब्यूजिव रूब्रिक है, वो कभी कभी ऐसे ही अच्छा। तो रूब्रिक है एब्यूजिव। ओके, अब एब्यूजिव में भी सब रूब्रिक्स है, क्या कर रहा है अच्छा, उससे मेडिसिन आ जाएगी। ठीक, थैंक यू। हम जैसे आपने बोला कि सोरा से सिफिलिस होता है अगर ज़्यादा डांटो, तो अगर हमारा मतलब बच्चा जो है ADHD का है और वो समझता रहे, मतलब समझ रहा है आपकी बात, तो चाइल्ड की काउंसलिंग हमें एज अ पेरेंट या एज अ डॉक्टर करनी चाहिए? एज अ डॉक्टर डेफिनेटली करनी है। तो उस केस में मना आपको नहीं कनेक्ट करना बनाना है और चाइल्ड से कनेक्ट बनाना है। यस, मैं तुम्हें मना कर रही हूँ बेटा कि तुम्हें नहीं करना है, वरना पेरेंट्स आप मेरे को बताएंगे। ये आपको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक इसमें काउंसलिंग विद मेडिसिन बोथ हैव टू बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटिज्म वाला तो समझेगा नहीं, बट ADHD हैज टू बी।
डिपेंड करता है क्या केस है, एक दो केसेस दो मैं बता देती हूँ। मैम जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वाला केस ले लेते हैं तो उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो इसमें तो मदर की काउंसलिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि आप अपने आप को अच्छा फील कराओ। मदर को बताना पड़ेगा कि आप तैयार होके रहो, आपको जो बोल रहे हैं वो करो, लेकिन आप अपनी भी चीज़ें अच्छे से अपने आप को भी इम्पोर्टेंट फील कराओ। दे आर नॉट द ओनली वंस इन योर लाइफ हु कैन मेक योर लाइफ हेल और हु कैन मेक योर लाइफ बेटर। सी योर चाइल्ड, यू हैव टू मेक द चाइल्ड बेटर। तो आपको अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा ना। यू हैव टू काउंसिल द मदर। आप जॉब करके आते हो, आप उतना ही काम करो जितना आप काम कर सकते हो, उससे ज़्यादा मत अपने आप को स्ट्रेच करो क्योंकि वो खराब हो जाएगा। This is how you have to counsel on every case, and there is very extensive counseling. हमेशा एक काउंसलिंग नहीं काम करेगी हर एक पे। आपको समझना पड़ेगा क्या साइकी है और क्या हमें ठीक करना है बेसिकली उसमें। सो दिस इज हाउ इट वेरीज। स्कोल्डिंग में कैसे करें? स्कोल्डिंग की हैबिट को कैसे ब्रेक करना पेरेंट्स की? मैंने बताया तो आपका बच्चा अब नॉर्मल नहीं है, वो उसकी हाथ में ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो बैंग कर रहा है हेड, उसको पता ही नहीं चल रहा कि वो कनेक्ट कर सकता है, उसके इमोशंस खराब हैं क्योंकि आपके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इमोशंस खराब थे। लेकिन उसको डांट के क्या होगा? इससे अच्छा आप एक्टिविटी ज्वाइन करा दो ना, इससे अच्छा आप स्पीच थेरेपी करा दो इन ऑटिज्म, इससे अच्छा आप स्पोर्ट्स करा दो ADHD में। सो यू शुड नो व्हाट नीड्स टू बी डन। और एक्टिविटी क्या है ना, उस पर डिपेंड करता है। कितने बच्चों को डांस क्लास से कितना फ़ायदा मिला है, कितने बच्चों को आर्ट्स क्लास से कितना फ़ायदा मिला है, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था, वो तो स्पीच थेरेपी में भेज देते थे। जनरलाइज स्पीच थेरेपी OT करा रहे हैं। आप ये तो देखो आपका बच्चा किस चीज़ में अच्छा है। आपको एज अ डॉक्टर पता होना चाहिए ना कि अच्छा ओके फाइन, आप बताओ कि इसकी क्रिएटिव एरियाज क्या है, देन यू टेल देम अच्छा इसे ये ज्वाइन करा दो सो दैट इसकी क्रिएटिविटी इस एरिया में अच्छी हो जाएगी। सो एज अ डॉक्टर यू शुड नो कि करना क्या है, तभी आप पेरेंट्स को ठीक कर पाओगे, तभी बच्चा ठीक होगा। यू हैव टू बी अ काउंसलर एज वेल, नॉट ओनली जस्ट टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन और ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? लाइफस्टाइल चेंजेस। लीडिंग पार्टनर नहीं चाहती है कि दूसरा बच्चा हो, कहीं ऐसा ही ना हो जाए। तो हाँ ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, नहीं करना चाहिए। मैंने तो प्रैक्टिस में ऐसा किया है कि इफ यू आर नॉट श्योर आप दूसरा बच्चा मत करो, ताकि वो भी ऑटिज्म हो जाएगा, उसको भी डेफिनेटली हो जाएगा। वेयर देर इज अ कंफ्यूजन the child is always suffering. When you are not sure, don't go for it. ये बहुत लोग पूछते हैं प्रैक्टिस में कि पहला ऑटिस्टिक है, सेकंड वाला करे या नहीं करे डॉक्टर साहब। तो उसमें भी आपको अपना अंडरस्टैंडिंग यूज करना है कि क्या हमें एडवाइस करना है। आपने ये तो कह दिया कि आप दूसरा बच्चा मत करो, लेकिन जिसका पहला बच्चा ऑटिज्म में आ जाता है ना, तो उसकी नीड ज्यादा हो जाती है कि कम से कम एक बच्चा उसका। मैंने बोला अगर आप श्योर हो तो आप सेकंड करो, अगर आप श्योर नहीं हो तो सेकंड में भी वही सिम्टम्स आएंगे। आपको फिर ये भी तो करना है कि उसका बच्चा दूसरा ऑटिज्म में नहीं जाए, वो क्या करे? मेडिसिन देनी है। हाँ तो ये समझने की जरूरत है, काउंसलिंग करनी है, मेडिसिन देनी है, तब जाके आप अगर श्योर हो तो आप बेबी करो, वरना नहीं। तो उसकी साइकी ठीक करनी पड़ेगी पहले मदर की, उसके बाद आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ नाउ यू आर ओके एंड यू कैन कैरी ऑन। ये ठीक है ना कि आप उसको ये बताएं कि आपको दूसरा बच्चा कैसे नॉर्मल होगा। तो हम उसको मेडिसिन देंगे और उसके बाद में हम उसको बोलेंगे। आप एकदम से बोल देंगे आप दूसरा बच्चा मत करो, हो सकता है तो आप अपना पेशेंट कन्वर्ट करेंगे। उसका टेंशन हो पड़ेगा, मतलब एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए पहले। यस और वो मेडिसिन से ही होगा क्योंकि लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन साइकी ठीक हो जाएगी मेडिसिन से। तो डॉक्टर इसलिए लोग बदले थोड़ा सा। हाँ उसके हस्बैंड की भी तो काउंसलिंग जरूरी है, वो अपना बिहेव बदले।
ये हमारे हाथ में नहीं है, वो उनकी फैमिली का डिसीजन है। पहले 10-10 बच्चे हो जाते थे, सब अलग-अलग होते थे। मैडम केस 2 करें, केसेस कर लेते हैं। सेकंड केस, a case of ADHD child, a child of 4 years who used to bang the door as soon as he entered the clinic. ये मेरे क्लिनिक पे हुआ है कि डोर बिल्कुल बैंग कर दिया उसने. He was so restless that he could not settle himself anywhere and he was just roaming around here and there, not even looking at the things. उसको समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, बस मुझे भागना है कहीं पे भी. एंड देन टेबल पे हेड बैंग हो रहा था, चेयर पे, सोफा पे, हर जगह पे बैंग कर रहा था. Then parents told that he does not tell about the urge for stool, urge for urine, and passes them involuntarily. He was so fond of ice cream that he demanded it in winters as well. He was spreading all the things, keeping on the table. उसको इतना ज़्यादा hyperactive था कि चीज़ें फैला देता था. And there was no synchronicity in his movements. जब मैंने इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री ली तो शी टोल्ड दैट शी हैड बीन ट्राइंग टू कंसीव सिंस ईयर्स फॉर विच शी टुक एलोपैथिक ट्रीटमेंट. बहुत साल हो गए मुझे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हुए और कंसीव ही नहीं हो रहा था. सो ड्यूरिंग द ट्यूबल ब्लॉकेज विच वॉज ऑन द ड्यू टू द ट्यूबल ब्लॉकेज विच वॉज ऑन द राइट साइड, शी वॉज इन डाउट वेदर शी विल नॉट बी एबल टू कंसीव और नॉट. ड्यूरिंग लॉकडाउन शी कंसीव्ड बट placenta was low lying and she had a fear of miscarriage and kept on listening bhajan while on the bed throughout the pregnancy. She had a fear throughout the pregnancy that baby will come out of the vagina as placenta is low lying. इस केस में क्या लेना है? पहले की हिस्ट्री तो लेंगे नहीं, या उसने दोबारा कंसीव नहीं कर पाई, ये भी नहीं लेंगे. ट्यूबल ब्लॉकेज था, इसका भी कोई रूब्रिक नहीं है. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस केस इज मेरा बेबी बाहर ना आ जाए. दैट फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसकैरेज ना हो जाए. आई टुक द रूब्रिक, डिल्यूजन गेव वे. डिल्यूजन इसलिए क्योंकि उसकी सोच है ये कि बेबी बाहर ना आ जाए. सो डिल्यूजन गेव वे एवरीथिंग अंडर हिम. दिस इज हाउ वी यूज डिल्यूजन इन दीज केसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी डिल्यूजन की सीरीज भी है A to Z, जिसमें हर एक चीज वो सोच रहा है और वो कैसे अप्लाई करना है आपको समझ में आ जाएगा इन केसेस में. तो हर एक डिल्यूजन को कैसे अप्लाई करें इन केसेस में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने एनालाइज किया वो है डिल्यूजन गेव वे एवरीथिंग अंडर हिम एंड आई प्रिस्क्राइब सैनिकुला. आई थिंक दैट इज अ सिंगल मेडिसिन इस रूब्रिक में. सैनिकुला 1M was given and the child was एक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा बेटर हो गई. कंस्ट्रक्टिव हो गया डिस्ट्रक्टिव की जगह. सो अगर एक मेडिसिन आपकी बहुत अच्छी निकली, आप उस रूब्रिक तक पहुंच गए, तो आप बच्चे को ठीक कर दोगे. हाँ. सो गेव वे एवरीथिंग अंडर हिम मीन्स हमेशा आपको ऐसा लगेगा मेरे पैर से जमीन चली गई. ये इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन हम इसे प्रेगनेंसी में ऐसे यूज करते कि बेबी मेरी मिसकैरेज ना हो जाए. ऐसा रूब्रिक नहीं है. तो इसका लिटरल मीनिंग, और जैसे हमारे पास पिकॉक स्टेजिंग है, डिल्यूजन पिकॉक स्टेजिंग, हम उसको कैसे यूज करते हैं? मैं सच में थोड़ी ना मैं किसी को देख रही हूँ कि वो जाके पिकॉक स्टेज कर रहा है. वी यूज इट इन अ फुलिश टर्म कि अगर कोई ऐसे काम कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है. आई यूज द रूब्रिक पिकॉक स्टेजिंग इन दैट केस. तो हमें कभी भी नॉर्मल रूब्रिक्स वैसे नहीं मिलेंगे जैसे लिखे हुए हैं. हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करनी पड़ेगी कि अच्छा ओके इस रूब्रिक का मीनिंग ये है.
या डिल्यूजन टू प्लेसेस? कैसे यूज करोगे इसको, डिल्यूजन टू प्लेसेस को? मैं 2 जगह पे हूं, ऐसे पेशेंट तो नहीं बोलेगा मुझे आके कि अच्छा डॉक्टर साहब मैं तो यहाँ पर भी हूं, मैं यहाँ पर भी हूं। मैं यूज करूंगी अगर एक हस्बैंड कह रहा है मैं वाइफ और मदर के बीच में, राइट, आई एम नॉट एबल टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो डिल्यूजन का पूरा अंडरस्टैंडिंग, एक एक डिल्यूजन का अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे अप्लाई करना है अपने क्लिनिक में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपके बहुत सारे केसेस निकल जाएंगे, बहुत सारे। कुछ नहीं करना, आपको सिंगल मेडिसिन देनी है और आपको रूब्रिक्स का मीनिंग पता होना चाहिए बस। मैम इस केस में आपने सिर्फ एक ही रूब्रिक लिया और रिकॉर्ड, क्योंकि मुझे श्योरिटी थी कि इसका थॉट प्रोसेस पूरी प्रेगनेंसी में यही है और इस रूब्रिक से ही निकल जाएगा। मैम फर्स्ट एंड सेकंड केस का फॉलोअप क्या था? बेटर हो जाते। फर्स्ट केस में ऑटिज्म था जिसमें कि उसकी एक्टिविटीज नॉर्मल हो गई, एंड सेकंड में ये हाइपर एक्टिविटी। मैम रेपिटेशन डोज, रेपिटेशन में मैं सैक्लेक देती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन जब तक उसमें हाँ इम्प्रूवमेंट है। अब मतलब आई इंडिविजुअली डू इट, आप लोग अपने प्रैक्टिस से। मैम उसके बाद फिर री-रेपर्टराइजेशन करेंगे या हाँ यस। सो जब भी सिम्टम्स चेंज होंगे, जब भी नए सिम्टम्स आएंगे, जब भी आपको लगेगा कि अच्छा मेडिसिन इज नॉट वर्किंग, आपको री-रेपर्टराइज करना पड़ेगा हमेशा। और तब बच्चे के सिम्टम लेंगे ना, मदर के तब तो नहीं लेंगे? नॉट नेसेसरी। अगर इतने कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बच्चे के सिम्टम्स, तो यू विल टेक बोथ ऑफ देम। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा देखा है और बच्चे ठीक हो जाते हैं व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ देम। मैम जैसे कुछ बच्चों को ऑटिज्म बाद में होता है, पहले वो 4-5 साल सही होते हैं, बाद में रिग्रेशन में जाते हैं, ऐसे भी केसेस देखे हैं हमने। मैंने बहुत कम देखे हैं। लाइक 4-5 साल तक बच्चा बोल रहा था। हाँ, तो कोविड टाइम में ऐसा हुआ था, बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक हो गए थे। तो उस वक्त इंट्रायूट्राइन हिस्ट्री इम्पोर्टेंट रहेगी कि नहीं? इस पे मैंने पूरी रिसर्च की हुई है कि कोविड टाइम में क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स थे और मैंने मेडिसिन बनाई हुई है। मैम उसके बारे में आप थोड़ा इनपुट जरूर देना। मैं बाद में इसका नेक्स्ट सेशन में रखूंगी, ठीक है। ये कोविड टाइम में हुआ था, या फिर घर की सिचुएशन अगर ऐसी हो गई है तब बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है। सारे छोड़ के चले गए, अकेला रह गया, मदर की डेथ हो गई, देन ऑल्सो द चाइल्ड विल बिकम ऑटिस्टिक। मेरे केसेस में ऐसा मैंने देखा है। So next case third. This is a case of ADHD in a child of 6 years having ADHD. His parents told that the child is good in studies. ADHD के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ये भी आपको प्रैक्टिस में पता चलेगा कि you'll always see कि काफ़ी क्रिएटिव और इंटेलिजेंट हैं बच्चे, तभी हाइपर एक्टिव है। हाँ, his parents told the child is good in studies but does not sit at one place at all. He has been an aggressive child who hits her sister. He keeps on cutting papers into small bits and throws them away on the floor. He does not react when reprimanded by the parents or teachers. He would do anything to gain everyone's attention. At the clinic, he was looking at the glass and making his shoulders and arms upright. आपको पता होना चाहिए एक एक जेस्चर का मीनिंग क्या है। जब आप रूब्रिक जेस्चर्स पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा हर एक जेस्चर में बच्चा क्या कर रहा है। सो मैंने जो जेस्चर देखा वो ये था कि वो ना मेरे क्लिनिक के ग्लास पे बार बार ऐसे कर रहा था। What does that mean? मैं बहुत पावरफुल हूँ, है ना। सो दिस रूब्रिक आई टुक। ये मदर ने नहीं बताया, ये पेरेंट ने नहीं बताया। यू हैव टू ऑब्जर्व, हमेशा ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है क्लिनिक में, क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है।
ये सब रेपर्टराइज करने में और ठीक करने में बेटर रहता है. Then he was stamping his feet when demand was not getting fulfilled. ये भी मैंने देखा कि नहीं दे रहे मुझे. Then he takes ice from everybody's drink at home and fridge to eat it raw. हर एक की खाने में से या ड्रिंक में से आइस निकाल लेता है. Then the child suffers from recurrent cold and cough every change of weather, which aggravates by exertion. Even though he is coughing, he takes out the juice from the fridge. उसको इतना ज़्यादा ठंडा पसंद है कि वो फ्रिज से जूस निकाल के पी लेता है. The child bathes with cold water even in winters. इतनी हिस्ट्री से कौन सा मेडिसिन लग रहा है बच्चा? लेकिन अगर मेडोराइनम देती तो शायद वो ठीक नहीं होता. ठीक है, यहाँ पे इंट्रा यूट्राइन हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. मदर हैड अ मिसकैरेज व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. Subsequently, her in-laws came to stay with her. She felt whenever they came in the house, some or the other bad thing happens. During this pregnancy also, she clarified with her husband that his parents won't come to stay with them. But deep inside, she had a feeling that if they had come na, तो कुछ दोबारा से ही खराब होगा, bad in terms of her health. And she feels they have negative opinion about her, will cause mishappening to her. डॉक्टर साहब मेरी प्रेगनेंसी पता नहीं ठीक होगी या नहीं, फिर से कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी. यहाँ से पूरा रेपर्टोरियल चार्ट चेंज हो गया. रूब्रिक्स में मैंने चाइल्ड के रूब्रिक्स भी लिए. कट, म्यूटिलेट और स्लिट, डिजायर टू थिंग्स. Dictatorial, power, love for. Exertion, aggravation, violent. Cough, expectoration, impossible. Mind में striking, desire to strike. Cough, exertion, aggravation. Generals में ice पसंद थी, लेकिन हमारी रेपर्टोरियल चार्ट कहाँ से चेंज हुआ? Delusion, misfortune approaching as if some misfortune. यहां से आप ठीक करोगे ADHD और ऑटिज्म के बच्चों को. सिर्फ उतनी ही अगर मैं देखती तो मेडोराइनम से हाइपर एक्टिविटी ठीक हो जाती, बस दैट्स इट. यहां पे उसके जीन्स पे इफेक्ट आएगा. सो विराट्रम एल्बम 1M वॉज प्रिस्क्राइब टू दिस चाइल्ड एंड एवरीथिंग बिकेम बेटर. कट करना छोड़ दिया उसने चीजों को. क्या कर रहा था? नहीं दोगे. और जो पावर वाला कह रहे थे उसके लिए विंडो में बार बार ऐसे कर रहा था. इसके लिए कौन सा रूप दिया? पावर लव ऑफ. डॉक्टर साहब बच्चा कहीं वो कुछ भी वो लेता है, कुछ चीज़ लेता है अपने आप, उसको सूंघता है बार बार. पेन दिया पेन सोगा, कापी दी कापी सोगी, बुक दी बुक. तो स्मेल से रूब्रिक है. हाँ, स्मेल. स्मेल, ओडर, ऐसे कुछ रूब्रिक है. I'll find out. Smell, odors, that is the rubric. क्या मेडिसिन होगी? हाँ, मेडिसिन क्या होगी? काफी सारी मेडिसिन हैं, डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी. तभी बैक्टीरिया की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेपर्टरी की नॉलेज के साथ में. 10 केस 4.
मैम, आपने इस केस में बताया कि अगर हम मदर को साइड कर दें अभी, तो बच्चे का जो ड्रग पिक्चर लग रहा है वो हमें मेडोराइनम लग रहा है। तो अगर उसकी मदर को हम हटा दें, उसकी डेथ हो गई है, तब एंट्री कहाँ से करेंगे हम? तो फादर से केस लेंगे। बट फादर को तो वो 9 मंथ वाली प्रेगनेंसी के बारे में नहीं पता होगा नहीं ना? मिलेगा। तो जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन होगा वो सिर्फ बच्चे को देखकर होगा। तो फिर हमने मेडोराइनम दे दी, हाइपर एक्टिविटी ट्रीट हो गई, बाकी का पोर्शन? तो मैंने एक बच्चा जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, जो मुझे अभी याद आ रहा है वो है जिसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो उसका फादर लेकर आए थे। सो मैंने उसको सिर्फ ऑब्जर्व करके ही मेडिसिन दी थी। फादर को नहीं पता था क्या हो रहा है मेरे बच्चे को, ये बात नहीं कर रहा है डॉक्टर साहब, ये देखता ही नहीं है, आवाज़ नहीं सुनता है। फादर को नहीं पता, वो जॉब पे जाता है और वापस आ जाता है एंड ही सेज कि मेरी मम्मी के पास रहता है, मुझे नहीं पता क्या करता है, आप इसको ठीक कर दो बस। तो मैंने बच्चे को 1 घंटा बिठाया। अच्छा, तो मैंने उसको बिठाया 1 घंटा, फादर को बाहर भेज दिया वेटिंग एरिया में, बच्चे को ऑब्जर्व किया 1 घंटा, तब जाके मैंने प्रिस्क्राइब किया। ऐसे नहीं मैंने कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दिया। और सारे सिम्टम्स को लेके रेपर्टराइज करके, मेरे पास मदर की हिस्ट्री नहीं है उस केस में, एवरीथिंग। अच्छा बेटा आपको क्या फील होता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। फिर एक्टिविटीज देखी मैंने उसकी, क्या कर रहा है, फिर उसको थोड़ा सा टच करके देखे इमोशनल नीड कैसी है, टैक्टाइल रिस्पॉन्स कैसा है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। यू हैव टू सी द मोटर रिस्पॉन्स, यू हैव टू सी द टैक्टाइल रिस्पॉन्स ऑफ द चाइल्ड योरसेल्फ। आप टैक्टाइल रिस्पॉन्ड खुद देखोगे, कर रहा है नहीं कर रहा। कलर रिस्पॉन्स, कौन सा कलर को देख रहा है, येलो कलर देख रहा है, ब्लू कलर देख रहा है, ये भी रूब्रिक है। देन मोटर रिस्पॉन्स, फाइन स्किल्स, ये सारे रिस्पॉन्सेज आपको खुद देखने पड़ेंगे। जब आप इन बच्चों में डील करते हो ना, तो आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि अच्छा सारे रिस्पॉन्सेज भी होते हैं, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं हर एक चीज़ के। फाइन रिस्पॉन्स, मोटर स्किल्स, देन कलर रिस्पॉन्स, लाइट रिस्पॉन्ड, ओडर रिस्पॉन्ड, ये सारे रिस्पॉन्सेज आपको देखने पड़ेंगे। एंड देन द एक्टिविटी, क्या करा उसने 1 घंटे में, मैंने वो सब देखा कि छोड़ दो आप इसको मेरे रूम में 1 आवर के लिए एंड देन आई प्रिस्क्राइब। क्योंकि फादर को कुछ नहीं पता था, उसने मुझे बोला बस आप ठीक कर दो इसको। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू ऑब्जर्व। उस केस में नैट्रम्यूर दी थी मैंने, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने वो रेपर्टराइज करा था और प्लस मदर नहीं थी। तो वॉट एवर केस यू से, आई विल टेल यू कि इसको कैसे करना है, प्रिस्क्राइब कैसे करना है। देन केस 4। मैम जैसे ये बच्चे की मदर नहीं थी, या आपने जैसे कहा कोविड के केसेस जो रिग्रेस हुए, तो वहाँ पे वहाँ की कॉजेशन इम्पोर्टेंट हो जाएगी ना, किस चीज़ ने ट्रिगर किया। हाँ, तो ऐसा क्या हुआ एनवायरनमेंट में जिसने ट्रिगर किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत बच्चों में आता है, तो वहाँ रूब्रिक वैक्सीनेशन लेना है, नॉट स्पेसिफिकली अलॉन्ग विद द सिम्टम्स। Then case 4, a patient is a 6-year-old male presenting with significant developmental delays and behavioral concerns. The child has no eye contact, remains non-verbal and shows no bowel and bladder control. He exhibits repetitive behavior such as hand flapping in response to visual stimuli like water. जब भी पानी देखता है ना तो बहुत खुश हो जाता है। हमेशा आपको मिलेगा कि हैंड फ्लैपिंग कब हो रही है, खुशी वाली सिचुएशन में हमेशा आप देखोगे हैंड फ्लैपिंग हो रही है। किसी बच्चे को लाइट को देखकर होती है, किसी बच्चे को वाटर को देखकर होती है। ये भी मैंने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज देखे हैं कि किस चीज को देखकर हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, स्टार्स को देखकर और सम अदर थिंग, दैट इज ऑल्सो रूब्रिक। So he exhibits repetitive behavior such as hand flapping in response to visual stimuli such as water and showing heightened excitement on seeing the lights.
He frequently throws objects, jumps on the bed, and has episodes of inconsolable crying as well as spontaneous self-laughter. His responses appear largely disconnected from the external stimuli, and he tends to remain withdrawn, often absorbed in his own world, which is a very common symptom of autism. And emotional regulation is poor, and anger is expressed through object throwing. बोल ही नहीं पा रहा, कैसे मिलेगा कि चीजें फेंक रहा है हमारे ऊपर, बोल नहीं पा रहा, सीढ़ियां चढ़ के अपने आप ही अलमारी से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है, बहुत कॉमनली मिलेगा, क्योंकि नहीं बता पा रहा ना, इसलिए ये सारी चीजें बहुत कॉमनली मिलेंगी कि या तो चीजें फेंक रहा है या फिर अपने आप अचीव करने की कोशिश कर रहा है. इन दिस केस इंट्रायूट्राइन एंड पेरी नेटल हिस्ट्री में मुझे ये मिला कि child was conceived after 3 years of marriage via intrauterine insemination following a diagnosis of diabetes in the mother. Post marriage मदर को डायबिटीज हुआ था मैरिज के बाद में, एंड द कंसेप्शन टुक प्लेस इन द बैकड्रॉप ऑफ सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी जब मेरी शादी हुई. द मैरिज वॉज अरेंज्ड एंड अर्ली रिक्रिएशनल डायनामिक्स वर मार्क्ड बाय इमोशनल आइसोलेशन. मैं बोलती नहीं थी इन लोगों से कि मिल रहा है या मतलब ये लोग मुझे अच्छे से केटर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो मेरी इमोशनल नीड्स हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं. ये आपको जनरल मिलता है, पर इस केस में था कि वॉट एवर आई एम आस्किंग फॉर वॉज नॉट प्रोवाइडेड. द मैरिज वॉज अरेंज्ड. Mother-in-law held dominant role in the family and strong influence over the husband and his siblings. The patient's mother experienced repeated emotional invalidation, boundary violations and subjected to taunts. मेरे को अपना पर्सनल स्पेस नहीं मिल रहा था और मुझे सुनने को मिल रहा था. दिस इज व्हाट शी सेड कि पब्लिक कमेंट्स भी होते थे, तो मेरे को डायबिटीज हो गया था इस वजह से. Attempts to seek refuge at her maternal home were discouraged. मेरे को मदर के घर पे भी नहीं जाने देते थे. And she was advised instead to focus on the conception. आप यहीं पे रहो, यहीं पे ही you have to work. So ये सारे cumulative stresses थे उसके, जिसका उसको feeling था helplessness and psychological distress. So that led to the verbal aggression and physical violence sometimes. During pregnancy, the mother reported feeling of entrapped and emotionally tortured, harboring suspicions that certain things were being concealed from her. उसे ऐसा लगता था ये लोग आपस में बात कर लेते हैं और मुझे इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी बातों में. So her psychological state was marked by anxiety and deep sense of betrayal. She expressed a strong desire to abort the child. बच्चा खराब इसीलिए हुआ क्योंकि she had a feeling कि मैं abort कर देती हूँ. But she was stopped from doing so. The rubrics are anger, vexation, throws the thing. Can you zoom it, please? Anger, vexation, throws a thing. Delusion, imagination, help calling for. Delusion, danger of. Delusion, invaded one's space as being. Delusion, torture about. Delusion, trapped one is. And domination, ailments from. Ozone, Falco-P, stramonium, staph, plutonium nitricum are the remedies. I prescribed Falco-P क्योंकि Falco-P जब आप पढ़ेंगे तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक, जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैप में रखा जाता है. ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ऑफिस वर्कर्स के लिए भी है. अगर ऑफिस में भी आपको ऐसी सिचुएशन मिल रही है जहाँ पे आपको ट्रैप कर दिया गया है एंड देयर इज अ सेंस ऑफ डेंजर इवन एट होम और एनीवेयर एल्स, then Falco-P is a remedy. The child sensed danger in the womb and there was a threat of abortion in the mind of the mother. That is why delusion
trapped one is taken. फैल्कोपी थोड़ा बता सकते हैं कैसे होता है, थोड़ा elaborate तो there is a history of abuse in फैल्कोपी and entrapment. हमेशा ऐसा मिलेगा फर्स्ट डे. से कहाँ फंस गए? मैम इट इज अ रेयर रेमेडी. हाँ, तो मैम उनकी तो प्रूविंग इतनी होती नहीं, सो व्हाई वी आर टेकिंग दिस? बट केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. मैम वी कैन ट्राई रेयर रेमेडी बिकॉज़ वी आर कंप्लीट रेपर्टरी में कितनी सारी ऐसी मेडिसिन हैं विच वर नॉट प्रूव्ड. यू गिव इट सिंगल मेडिसिन, अगर आपने मिल गई आपको तो आप प्रिस्क्राइब करो, आपको पक्का रिजल्ट्स आएंगे. किसी भी रूब्रिक में अगर आपको सिंगल मेडिसिन मिल गई तो वो इट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट डेफिनेटली. मैम आपने डिफरेंशियल डायग्नोस कैसे किया आउट ऑफ ऑल? सो ओजोन जब मैंने पढ़ी वो नहीं था ओजोन जैसा. ओजोन में बाउंड्री इन्वेडेड होती है, हमेशा ऐसा लगता है कि बाउंड्री. ओजोन इज बेसिकली अ प्रोटेक्टिव लेयर है ना, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि इन्वेड हो रही है मेरी बाउंड्री, लेकिन ओजोन में कोरोसिवनेस इज देयर. दिस फीमेल इज नॉट कोरोसिव. होती तो आंसर बैक करती. ये भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि इस मेडिसिन का क्या थीम है. सिर्फ ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते. You should know the theme of each and every medicine, and there are 100 of medicines which you need to learn. So उसमें आपको ऐसा नहीं ओजोन फर्स्ट नंबर पे आई दे दी the child will get better. No, the child will not get better. ओजोन वाली थीम ही नहीं है, फैल्कोपी वाली थीम है. This is how you differentiate. So understanding of materia medica is also very important. Stamp वाली theme. Claustrophobic falcopy can help in them also. Entrapment. Entrapment. So here we end the session. डायग्नोसिस में केवल सिम्टम्स के बेस पे या कोई रेडियोलॉजिकल कोई पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होता है? हाँ, so इसका टेस्ट होता है मोटर. इसके सारे टेस्ट होते हैं प्रॉपर. आई कैन टेल यू द नेम. इनके प्रॉपर टेस्ट हैं जिसमें कि मोटर टेस्ट होते हैं, वर्बल टेस्ट होते हैं विच इज स्पीच टेस्ट. देन वी हैव स्किल्स टेस्ट, फाइन स्किल्स एंड मोटर स्किल्स का टेस्ट होता है. मैं टेस्ट का नाम असेसमेंट बोलते हैं उसको. जेनेटिक टेस्ट भी? जेनेटिक टेस्ट से कुछ नहीं आता. डाउन सिंड्रोम होता है, फ्रेजाइल एक्स और ये सब डिफरेंशियल डायग्नोस करने के ये डाउन सिंड्रोम में कराते हैं जेनेटिक टेस्ट. इन बच्चों का असेसमेंट होता है प्रॉपर. फ्रैट टेस्ट वगैरह जैसे बहुत कॉमन है इसमें. उसमें हम फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे चले जाते हैं, जैसे कि ऑटिज्म के केस में फ्रैट टेस्ट एक है जिसमें कि विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बच्चों का. उनके कुछ पर हम उसको हेल्प कैसे करेंगे ना. बट अगर वो जेनेटिक लेवल पे है वी कैन स्टिल. हाँ, यस, हम डाउन्स भी तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं. ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, उन्हीं टेस्ट से करते हैं. डॉक्टर आपके कहने से अगर कंसीव कर लिया तो क्या प्रेग्नेंट का भी? मेरे कहने से मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ. तो क्या मतलब आपके भरोसे पे तो क्या उसका भी ट्रीटमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा. तो क्या परसेंटेज कह सकते हैं कि बच्चा ठीक होगा? डिपेंड करता है साइकी ऑफ द मदर पे, कितना रिसेप्टिव है, कितनी बात सुन रही है. इतना तो सुन ही लिया, उसने कंसीव कर लिया. नहीं, बाद में घर की सिचुएशंस आप थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं. वो करना ही नहीं चाहती थी, आपके कहने से कर लिया. मैम ये ग्लूटेन फ्री डाइट और ये सब भी बहुत इन बच्चों को दी जाती है, तो have you seen any role in that? मैंने अपनी मेडिसिन दी है, मैंने डाइट में कभी कोई चेंज ज़्यादा किया नहीं है. सो आई हैव सीन रिजल्ट्स विद द मेडिसिन ओनली. बाकी तो they have parents whatever they have done. And they can have the therapies ongoing along with medicine.
मैक्सिमम कितना ठीक हो जाता है मैम बच्चा? 70% हो जाता है, 100% तो हम बोलेंगे ही नहीं। स्पेक्ट्रम से बाहर आते हैं बच्चे? स्पेक्ट्रम से बाहर आ जाते हैं, कंस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। Thank you so much for answering our queries, ma'am, and giving us such an enlightful session. I now request Dr. Anand ma'am and Mr. Anand sir to please come on the stage. And I simultaneously request our President sir and Patron sir to give their valuable feedback. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपिका गुप्ता। सबसे पहले तो एक इनकी तारीफ ये है कि जिस टॉपिक पे आज इन्होंने बात की है, जनरली इस टॉपिक पे बात करने वाले जो स्पीकर्स हैं वो आपको बीच में जवाब नहीं देते, वो पहले कह के रखते हैं कि हम सेशन के एंड में बात करेंगे। तो इन्होंने बहुत प्यार से आप सब लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर दिए ना, ये जो वर्जन आप देख रहे हो ये होम्योपैथी का एक्चुअली एडवांस वर्जन है, जहाँ पे होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार होम्योपैथी खांसी जुकाम बुखार दस्त से इससे ऊपर मतलब बहुत एडवांस वर्जन है। जिस टॉपिक पे काम कर रही हैं उसके लिए आपको क्लिनिक की अपनी स्पेशलिटी चाहिए। आपको क्लिनिक पे हर बच्चे को, हर माँ बाप को समझने का टाइम चाहिए, उनको रीड करने का टाइम चाहिए, आपको ऑब्जर्वेशंस चाहिए। जैसे अभी मैं देख रहा था कि इन्होंने कुछ रेयर रेमेडीज़ के बारे में बताया, और आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि रेयर रेमेडीज़ तो वेल प्रूव्ड है ही नहीं, तो किसकी गलती वेल प्रूव्ड नहीं है? तो हमारी तो गलती है, हमने नहीं करी तो क्या कभी वो काम नहीं आएंगी? तो जब तक हम लोग प्रूविंग नहीं करेंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि वो मेडिसिन काम कर रही है? ऐसे ही करते करते अगर आप देखेंगे तो मैट्रिया मेडिका से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारी फार्मेसी बनाती ही नहीं। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये मेडिसिन भी होती होगी। जैसे एक E2 मेडिसिन है, मैं उसको पिछले 6-7 महीने से ढूंढ रहा हूँ, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, लेकिन वो मिली नहीं है किसी फार्मेसी पे। तो हम लोग अपनी मैट्रिया मेडिका को अपने आप ही गायब करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने थॉट प्रोसेस बना लिया है कि आर्सेनिक, ब्राइन या वेलाडोना वही 30-40 मेडिसिन इसी पे घूमते रहते हैं। तो हमें उस मेडिसिन मतलब जो रेयर मेडिसिन है उन पे काम करने के लिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है वो है अपना कॉन्फिडेंस, कि आपको अपनी मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी बात हो रही थी, मैम आप आ जाइए प्लीज़, अच्छा नहीं लगता। अभी बात हो रही थी कि ये हुआ क्यों। ऑटिज्म, ADHD कोई नई बीमारी थोड़ी है, बहुत पहले से चली आ रही है। जितने भी आज की डेट में आप साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं वो सारे के सारे ऑटिस्टिक या ADHD से रिलेटेड है। तो सब लोग ऐसे ही हो रहे हैं। लेकिन कोविड के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो एकदम से बढ़ गया? इसका सबसे मेन कॉज अगर आप पूरे इंटरनेट पे देखोगे तो वो आता है स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन। इसका सबसे मेन कॉज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वाइब्रेंट कलर्स हैं एकदम, और जब बच्चा उस वाइब्रेंट कलर को देख करके ऐसी एक्टिविटी को देख रहा है कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब एक शेर भाग रहा है, एक आदमी भाग रहा है, वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसका थॉट प्रोसेस हर काम के लिए